चलो युद्ध के मैदान में आयरन वुल्फ गिल्ड की ये दहाड़ उस अजय बॉस के खिलाफ थी जिसे कोई हरा नहीं सका। गिल्ड ने अपने सारे जादू झोंक दिए, तीरों की बौछार कर दी और जीजान से हमला किया, पर उस बॉस का बाल भी बाका न हुआ। उसने हर वार को एक साथ वापस पलट दिया। उसकी ताकत इतनी खौफनाक थी कि देखते ही देखते पूरा गिल्ड धूल में मिल गया। अपनी टीम को खोने के बाद सबको लगा कि अब इस काल कोठरी से जिंदा निकलना नामुमकिन है। तभी ग्रुप का सामान ढोने वाला लड़का आगे आता है और अपने लीडर से कहता है, मेरा सामान पकड़ो, इस बॉस को तो मैं अकेला ही देख लूंगा। लीडर को लगा शायद ये मजाक कर रहा है, पर जब उसने अपना चमकदार कवच निकाला और बिजली की रफ्तार से हमला किया तो लीडर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लड़के को समझ आ गया कि इस दानव की आंखें ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी हैं। वो सीधे बॉस की तरफ लपका और जानबूझकर एक ऐसा जादू चलाया जिससे बॉस की ढाल सक्रिय हो जाए। फिर हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार सीधे दानव की आंख में उतार दी। एक जोरदार धमाका हुआ और वो अजय बॉस ढेर हो गया। ब्लेड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले कोई भी उस काल कोठरी को फतह नहीं कर पाया था। आखिर वो बला थी क्या? असल में वो सुशिरो हयातो है, जिसे गेम की दुनिया में जोकर कहा जाता है। वो मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है और 30 में से 10 गुप्त काल कोठरियों को अकेले साफ कर चुका है। ये सब कोको की वजह से मुमकिन हुआ, जिसने ये गेम बनाया था। उसे मार दिया गया था क्योंकि उसने जान लिया था कि ये गेम खिलाड़ियों के लिए खतरनाक है। मरने से पहले उसने अपनी यादें गेम में डाल दी थीं और अब वो हयातो की मार्गदर्शक है। कोको से मिलने से पहले हयातो एक मामूली सा खिलाड़ी था जिसे मामूली राक्षस भी कूट देते थे। जब वो हारने ही वाला था, तभी एक लड़की किसी फरिश्ते की तरह आई और एक ही जादुई वार से सारे राक्षसों का काम तमाम कर दिया। वो उसकी पुरानी दोस्त कोरी थी। उस रात उन्होंने साथ में वक्त बिताया और पुरानी बातें ताज़ा कीं। कोरी ने बताया कि उसके पास बहुत सारा सोना कमाने की एक तरकीब है। हयातो कंगाल था तो वो फौरन मान गया। उसने उसे एक लोन एग्रीमेंट दिया ताकि वो हीरो आर्मर खरीद सके, जो इस गेम का सबसे ताकतवर कवच है। अगले दिन वे फॉरगॉटन ड्रैगन नेस्ट नाम के एक गुप्त इलाके में पहुंचे। अपनी जादुई पोशाक में कोरी ने उस ड्रैगन का सामना किया और अकेले ही ऐसी ताकत दिखाई कि बॉस कागज की तरह फट गया। हयातो ये देखकर दंग रह गया कि उसने पलक झपकते ही 2 काल कोठरियां पार कर लीं और 50,000 से ज्यादा कीमती चीजें जमा कर लीं। हयातो ने समझदारी दिखाई और तुरंत सौदा पक्का कर लिया। फिर वे सीधे एक ऑफिस पहुंचे जहां उसे बताया गया कि उसने बहुत मुनाफे का सौदा किया है। नए कवच और पैसों के दम पर वो अपनी ताकत दिखाने लगा। तभी हत्यारों का एक गिरोह वहां आ पहुंचा। उन्होंने उसे मूर्ख कहा और बताया कि उसे बुरी तरह ठगा गया है। जब उन्होंने हमला किया तो हयातो ने गेम से बाहर निकलने की कोशिश की, पर उस जगह का एक राज था। वो एक पीके जोन था जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक जादूगरनी प्रकट हुई और सबको जंजीरों में जकड़ लिया। पर हयातो को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने अकेले ही अपने उस जादुई कवच की मदद से सबको गाजर मूली की तरह काट दिया। उसकी सहेली ने लूट के माल में से सिर्फ 10% हिस्सा मांगा। फिर वे एक एक करके उन गिरे हुए जादूगरों की लाशों से सामान लूटने लगे। शियाओ ने लेवल 15 की नर्क की आग का इस्तेमाल किया और एक और बैडलैंडर सेठ हाथ लगा। सिर्फ कवच की कीमत ही 1.5 करोड़ पहुंच चुकी थी। तभी एक चोर ने हमला करने की कोशिश की, पर हयातो ने नीचे से वार करके उसे खत्म कर दिया। 3 और बदमाशों ने हमला किया, पर वे भी एक ही वार में ढेर हो गए। अब उनके पास 9 बैडलैंडर सेट थे, जिसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ थी। सेनोट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब इतनी आसानी से हो गया। हयातो ने कहा कि वो बस एक ऊंचे लेवल वाले नौसिखिए से लड़ रहा था और उसने तलवार सीधे उसकी गर्दन पर टिका दी। उसने चेतावनी दी कि भले ही वो दिखने में सीधा लगे, पर उसे लड़ाई का अच्छा तजुर्बा है।
उसी पल किसी ने बिजली की जानी पहचानी ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे उस जादूगर पर भारी विस्फोट हुआ। दम तोड़ने से पहले शियाओ ने अपने दोस्त से वादा निभाने को कहा, और इस तरह 10 रूहें उस वेदी को समर्पित कर दी गईं। ये वही गुप्त शर्तें थीं जिनसे वो रहस्यमयी सील कमजोर हो जाती थी। ये हमला कोरी ने किया था। इसके बाद उसने लेवल 30 की आग हयातो की तरफ छोड़ दी, पर हयातो जानता था कि उसके हीरो आर्मर पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये आग किसी साधारण लपट जैसी नहीं थी, बल्कि आग के स्तंभों वाला एक घेरा था। कोरी ने घमंड से कहा कि उसकी आग का लेवल ही अलग है, और फिर सेनोडा पर चिल्लाई कि वो एक मामूली से बच्चे को भी नहीं पकड़ पाया। सेनोडा ने बचाव करते हुए कहा कि लड़का कमजोर नहीं है, पर कोरी अड़ी रही क्योंकि वो उसे बचपन से जानती थी। तभी हयातो ने पलटकर पूछा कि तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? क्या तुमने कभी लेवल 60 के सामान के साथ लेवल 70 के इलाके में शिकार किया है? बिना हुनर के ये नामुमकिन है। कोरी को झटका लगा कि हयातो उसके इतने बड़े हमले के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। हयातो ने गर्व से कहा कि पिछले 1 साल में जब तुम उधार के पैसों पर ऐश कर रही थीं, मैं अपना हुनर तराश रहा था। अगर तुमने मुझे पुराना वाला हयातो समझा है तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तभी कोरी ने फिर से बिजली गिराई, पर इस बार हयातो ने उसे अपनी तलवार से रोक दिया। वो हैरान रह गई और पूछने लगी कि क्या उसने बचाव करने की कला में महारत हासिल कर ली है। तभी कोरी को अपनी ही बिजली का झटका जोर से लगा। हयातो ने कहा, यह है असली में, लेकिन अचानक उसके चारों ओर एक नारंगी रंग का निशान चमकने लगा। वो घबरा गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। पर असल में गुप्त शर्तें पूरी हो चुकी थीं और एक गुप्त रास्ता खुल गया था। हमारा नायक अचानक एक रहस्यमयी पाताल लोक में पहुंच गया। वहां उसने एक तैरते हुए क्रिस्टल के अंदर कैद एक महिला की आत्मा देखी। हयातो को लगा शायद ये कोई मामूली पात्र है, और उसने उस क्रिस्टल को छू लिया। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। वहां लिखा था कि ये वो लड़की है जो अपनी यादें खो चुकी है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वो लड़की आजाद होकर उसकी तरफ उड़ने लगी और फिर सीधे हयातो के शरीर में समा गई। उसके शरीर में समाते ही हयातो को उसकी सारी यादें दिखने लगीं। तभी बाहर हयातो की वीआर मशीन में धमाका हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसका दोस्त शिया उसके सामने था। शिया ने कहा कि अगर वो सही वक्त पर न पहुंचता तो हयातो की जान चली जाती। वो तो बस अपना कर्ज वसूलने गया था, पर उसे वहां बेहोश पाया। शिया को लगा कि लड़का मर चुका है। तभी हयातो को उस क्रिस्टल वाली बात याद आई। जैसे ही वो लड़की उसके अंदर गई थी, उसके सिर में असहनीय दर्द हुआ था। अब उसे सब कुछ याद आ रहा था, पर दुख की बात ये थी कि उसकी कीमती वीआर मशीन पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। ये सोचकर हयातो फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसने उसे खरीदने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। अस्पताल के कमरे में उसे लगा कि शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है। करीब 1.5 घंटे तक हयातो चिल्ला चिल्लाकर 2 अधिकारियों को अपनी कहानी सुनाता रहा। उन्होंने समझाया कि वीआर मशीन किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं डालती और वे मामले की जांच कर रहे हैं। उसे बस थोड़ा सब्र रखने को कहा गया। हयातो गुस्से में था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। तभी एक अधिकारी ने धीरे से बताया कि धमाका किसी सिस्टम एरर की वजह से नहीं, बल्कि छत से टपकते पानी की वजह से हुआ था जो मशीन के अंदर चला गया था। पुरानी इमारत होने की वजह से ऊपर की पाइप लीक कर रही थी। हयातो को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। अधिकारी ने यह भी कहा कि यादें खो चुकी लड़की वाला कोई मिशन गेम में है ही नहीं। हयातो बुरी तरह उलझ गया। अगर वो मिशन था ही नहीं तो उसने वो सब क्या देखा था? तभी सेनोट अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका और धमकी दी कि या तो सामान वापस करो या जान से हाथ धो। हयातो समझ नहीं पाया कि उन्हें उसके अस्पताल में होने का पता कैसे चला, पर उसने वहां से भागना ही बेहतर समझा। घर जाकर उसने अपनी नई वीआर मशीन सेट की।
हालांकि अब वो पूरी तरह कंगाल हो चुका था और उसका आखिरी कीमती सामान भी बिक नहीं रहा था। सब कुछ बेचकर और कर्ज चुकाकर उसके पास मुश्किल से 3 लाख ही बचते। ये जानने के लिए कि वो वाकई कोई भ्रम था या हकीकत, वो वापस गेम की उसी जगह पहुंचा। वहां सन्नाटा था, पर हयातो को शक हुआ कि शायद कोई छिपकर देख रहा है। उसने अपनी डिटेक्शन वॉच का इस्तेमाल किया, पर आसपास कोई नहीं था। वो वापस उसी निशान के पास गया जहां से उसे गुप्त इलाके में ले जाया गया था। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की ने पूछा कि वो क्या सोच रहा है। उसने बताया कि वो उस क्रिस्टल वाली लड़की को ढूंढ रहा है। लड़की ने कहा, शायद वो मैं ही हूं। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। हयातो चीखा, पर उसने कहा कि वो भूत नहीं है। हयातो ने उसका चेहरा छुआ और महसूस किया कि वो एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर वो गेम का हिस्सा होती तो उसके चारों ओर एक चमक होती। अचानक वो लड़की फिर से हयातो के शरीर में समा गई। उसने पूछा, अब भी लगता है कि मैं कोई साधारण पात्र हूं? हयातो को ये सब बहुत अजीब लगा। अब वो लड़की उसकी हथेली जितनी छोटी हो गई थी। उसने शर्त रखी कि वो तभी बाहर आएगी जब हयातो बताएगा कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। वे बंजर जमीन पर चलते हुए बातें करने लगे कि कैसे उसकी यादें गायब हो गईं और वो उस क्रिस्टल में कैसे फंसी। हयातो को लगा कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, पर कहा ये उसे याद नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद डेवलपर्स ने इसे किसी मशहूर हस्ती जैसा रूप दे दिया है। लड़की ने उसे एक चांटा जड़ा और चिल्लाई कि वो कोई रोबोट नहीं है। हयातो दंग रह गया कि वो उसे छू सकती है। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने लड़की की तरफ एक सेब फेंका, जो उसके शरीर के आर पार निकलकर जमीन पर गिर गया। हयातो और भी उलझ गया। लड़की ने समझाया कि वो सिर्फ हयातो को ही छू सकती है क्योंकि उसी ने उसे जगाया है। उसके सिवा उसे कोई देख भी नहीं सकता। हयातो को ये सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई और दिलचस्पी भी जगी। उसने मजाक में कहा कि गेम का पात्र होना भी बड़ी मुसीबत है, जिस पर वो फिर भड़क गई। दूसरी तरफ एक धनुर्धर उन्हें दूर से देख रहा था और कोरी से पूछ रहा था कि क्या यही वो लड़का है जो पैसे लेकर भागा है। कोरी ने गुस्से में कहा कि इसी की वजह से हमारा 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। धनुर्धर उसुमी शिंगेन, जो इस गेम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, उसने इस काम के लिए 5 गुना ज्यादा पैसे मांगे। कोरी मान गई और उसे जल्दी काम तमाम करने को कहा। उसुमी ने अपना धनुष ताना और कहा कि बस एक तीर ही काफी होगा। पर उस रहस्यमय लड़की ने खतरे को भांप लिया और हयातो को धक्का दे दिया, जिससे तीर बस छूकर निकल गया। कोरी को लगा कि शिकार हो गया, पर उसुमी झुंझला गया क्योंकि लड़का बच निकला था। हयातो अब लड़ाई के लिए तैयार था। कोरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उसुमी जैसे खिलाड़ी का वार खाली कर दिया। चिढ़कर धनुर्धर ने एक और घातक हमला किया, जिससे हवा में एक जोरदार लहर उठी। हयातो तैयार था, पर उस लड़की ने उसे पूरी ताकत से लात मार दी। उसुमी को लगा कि लड़का उसकी चाल समझ गया है, पर असल में लड़की उसे समझा रही थी कि वो तीर जानबूझकर ऐसे चला रहा है ताकि हयातो को उसे रोकने पर मजबूर कर सके। उसे पता था कि धनुर्धर के पास कवच को भेदने की एक गुप्त शक्ति है। हयातो ने तो कभी ऐसी किसी शक्ति के बारे में सुना भी नहीं था, पर वो लड़की सब कुछ जानती थी। उसुमी को लगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि वो बच गया। कोरी के सामने अपनी साख बचाने के लिए उसने अपनी सबसे खास सैटेलाइट एरो स्किल का इस्तेमाल किया। तीर हवा में जाकर कई टुकड़ों में बंट गया और हयातो की तरफ बरसने लगा। उसुमी को लगा कि अब इसका बचना नामुमकिन है, पर लड़की ने हयातो का हौसला बढ़ाया और कहा कि अगर वो उसके कहे अनुसार चले तो जीत उसकी होगी। हयातो घबराया हुआ था। उसे पता था कि अगर वो सिर्फ भागता रहा तो मारा जाएगा। अब उसकी आखिरी उम्मीद वो रहस्यमय लड़की ही थी। तभी हयातो ने जवाबी हमला किया, पर निशाना दोनों में से किसी को नहीं लगा। हमारा नायक अब पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है।
कोरी ने अपनी आंखों से देखा कि उसने तीर को चकमा दे दिया है और उसे ये नामुमकिन लगा क्योंकि उसुमी दुनिया के 82वें सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। गुस्से में आकर धनुर्धर ने एक और हमला किया जो इतना शक्तिशाली था कि उससे एक शॉक वेव पैदा हुई। हयातो बचाव के लिए तैयार था पर उस रहस्यमयी लड़की ने उसे पूरी ताकत से लात मार दी। उसुमी को लगा कि शायद ये लड़का उसकी शक्तियों के बारे में जानता है। लड़की ने बताया कि वो जानबूझकर ऐसे कोनों से तीर चला रहा है जिससे हयातो गिर जाए और उसे बचाव करने पर मजबूर होना पड़े। वो जानती है कि उस आदमी के पास कवच को भेदने की शक्ति है, इसीलिए वो ऐसे वार कर रहा है। पर मासूम हयातो ने तो कभी ऐसी किसी शक्ति के बारे में सुना भी नहीं था। उसुमी को ये शक्ति बहुत पहले एक गुप्त मिशन के इनाम के तौर पर मिली थी और पूरी दुनिया में ये सिर्फ उसी के पास है। उस बच्चे को इस बारे में पता होना नामुमकिन था, शायद ये महज एक इत्तेफाक था। कोरी सामने खड़ी देख रही थी तो धनुर्धर अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था। उसने अपनी सैटेलाइट एरो स्किल का इस्तेमाल किया जिसमें वो अगले 3 सेकंड तक हमला नहीं कर पाएगा। वो तीर हवा में कई घातक प्रोजेक्टाइल्स में बदल गया और हयातो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसुमी को पूरा यकीन था कि अब ये बच्चा नहीं बच पाएगा। तभी लड़की ने कहा कि वो इसे चकमा दे सकता है, बस उसे लड़की के पीछे चलना होगा और वो जीत जाएगा। हयातो को खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था पर वो जानता था कि अगर वो यूं ही भागता रहा तो मारा जाएगा। इसलिए उसने लड़की की बात मानने में ही भलाई समझी। ये हमलावर उसका हीरो आर्मर छीनने आए थे। हयातो के पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने उस अनजान लड़की की बात मानने का फैसला किया। उसुमी हैरान था कि लड़के ने भागना बंद क्यों कर दिया। हयातो ने लड़की के निर्देशों का पालन किया और एक ऐसा धमाका किया जिसने सारे तीरों को एक साथ उड़ा दिया। अंत में धूल छंटने पर सिर्फ उसका कवच वहां पड़ा था। मुस्कुराते हुए उसुमी ने कहा, मिशन पूरा हुआ और वे दोनों नीचे टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन जैसे ही कोरी कवच उठाने बढ़ी, उसे कुछ अजीब लगा। एक एक करके सामान गायब होने लगा और उसुमी के कान के पास एक तलवार चमक उठी। ये हयातो था जिसने छिपने के लिए बैडलैंडर आर्मर का इस्तेमाल किया था। दरअसल 1 मिनट पहले धुएं के बीच आकासाकी ने कहा था कि दुश्मन के हमले रुक चुके हैं, अब बस उन्हें नीचे बुलाने की देर है। लड़की ने उसका सामान चेक किया और उसे बैडलैंडर सेट पहनने को कहा क्योंकि दूर से लड़ने वाले खिलाड़ी को पास जाए बिना नहीं हराया जा सकता था। योजना तो यही थी पर बदकिस्मती से उसुमी ने अपने धनुष से हयातो के वार को रोक लिया। अगले ही पल उस माहिर खिलाड़ी ने पीछे हटकर जवाबी हमले की तैयारी की पर हयातो की फुर्ती गजब की थी। उसने हीरो की तलवार थामी और उसे खत्म करने के लिए झपटा। तभी लड़की चिल्लाई, सावधान हयातो, कोरी हमला करने वाली है। वो उसी पल घूमा और एक ऐसा जोरदार वार किया जिसने उस सुनहरे बालों वाली लड़की को दूर ले जाकर पटका। पर कोरी पर ध्यान देने की वजह से उसुमी को तीर चलाने का मौका मिल गया। ऐकी ने चेतावनी दी कि दाईं तरफ से हमला हो रहा है और हयातो बिजली की तेजी से घूमा। जैसे ही तीर करीब आया, उसने अपनी परफेक्ट पैरी का इस्तेमाल किया और बिना वक्त गवाए सीधा पलटवार कर दिया। हयातो ने अपनी दिव्य शक्ति डिवाइन गिलोटिन का इस्तेमाल किया और दुनिया के 82वें सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को धूल चटा दी। हालांकि उसुमी के पास गॉडेस मर्सी नाम की शक्ति थी जो सेहत 10% से कम होते ही उसे पास के शहर में टेलीपोर्ट कर देती है। बुरी तरह घायल कोरी ने भी यही किया और दोनों अपनी हार का कड़वा घूंट पीकर वहां से निकल गए। हयातो बुरी तरह थक चुका था पर अपनी जीत पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। मुस्कुराते हुए लड़की ने कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें जिता दूंगी। तब हयातो को एहसास हुआ कि वो कोई मामूली पात्र नहीं बल्कि जीत की देवी है। वहां से निकलते वक्त आकासाकी ने समझाया कि अगर वो अपनी ताकत उसे देता रहा तो वो हर लड़ाई जीतेगा। हयातो जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रही। हयातो काफी समय से फाइनल किंगडम खेल रहा था, इसलिए वो जानता था कि उसुमी और उसके हुनर में जमीन आसमान का फर्क है।
वो बंदा वाकई एक प्रो खिलाड़ी था। अगर हालात सामान्य होते तो हीरो आर्मर होने के बावजूद हयातो आसानी से हार जाता। पर उस लड़की की वजह से उसने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि बड़े ठाठ से जीती। आखिर ये लड़की है कौन? उसने हयातो से गुजारिश की कि वो उसकी यादें वापस पाने में मदद करे और बदले में वो उसे दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बना देगी। वो उसे कभी हारने नहीं देगी। लेकिन हयातो ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उसने समझाया कि ऑफर तो बहुत अच्छा है, पर वो अपनी ही जिंदगी की मुश्किलों में उलझा हुआ है, इसलिए मदद के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आकासाकी ने जोर देकर कहा कि अगर वो नंबर 1 बन गया तो उसे कभी पैसों की चिंता नहीं होगी। हयातो ने कहा कि उसकी मदद लेने का मतलब है हमेशा उसके इशारों पर चलना, और उसे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है वैसा ही ठीक है, इसलिए उसे किसी और की मदद लेनी चाहिए। उसे गेम की अच्छी जानकारी है तो उसकी यादें जल्दी ही वापस आ जाएंगी। हयातो के लॉग आउट करते ही लड़की बेबस हो गई क्योंकि वो उसके सिवा किसी और से बात नहीं कर सकती थी। असली दुनिया में योजना फेल होने की वजह से कोरी को खूब डांट पड़ रही थी क्योंकि उसके मालिक के 4 करोड़ डूब चुके थे। कोरी ने सफाई दी कि जो प्रो खिलाड़ी भेजा गया था वो इस काम के लायक ही नहीं था। तभी किसी ने सेनोडा का हाथ रोक लिया जो कोरी को थप्पड़ मारने ही वाला था। उस रहस्यमयी आदमी ने कहा कि शोर मचाने से पैसे वापस नहीं आएंगे। उसने पूछा कि क्या वाकई हयातो ने उसुमी को हरा दिया। कोरी ने हाँ कहा और बताया कि खुद उसुमी भी इस बात को मान रहा है। एक आम लड़के ने प्रो प्लेयर को हरा दिया, ये वाकई हैरान करने वाला था। प्रेसिडेंट ने कहा कि हयातो सही वक्त पर एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। घर पर हयातो को अपना कर्ज चुकाने के लिए 1.5 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। अब वो कर्ज से आजाद था, पर उसे लगा कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी क्योंकि उसके पास थोड़ा और वक्त था। इंसान वाकई पैसा खर्च करने के शौकीन होते हैं। अगर सावधानी न बरती जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। ऊपर से सेनोडा का खतरा अब भी टला नहीं था, और ये दुनिया बहुत छोटी है। हयातो के खाते में अब सिर्फ 2,90,000 बचे थे। उसे लगा शायद वो थोड़ा लालची हो गया है क्योंकि वो और सस्ते कमरे में रह सकता था। वो विदेश घूमने का सपना भी देख रहा था, पर फिलहाल वो बस एक सपना ही था। पर गौर किया जाए तो फाइनल किंगडम खुद किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। उधर वो लड़की एक हफ्ते से हयातो के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब वो उसके पीछे प्रकट हुआ तो उसने उसे जोर से गले लगा लिया। हयातो ने पूछा कि वो अब भी यहाँ क्या कर रही है, तो लड़की ने उसे अपने ऑफर पर फिर से सोचने को कहा। उसने वादा किया कि वो हयातो को बहुत अमीर बना सकती है। नायक को अब भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने फिर से किसी और को ढूंढने को कहा। पर आकासाकी ने कहा कि मेरी बात सुनने में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी योजना से तुम मशहूर भी नहीं होगे। हयातो सुनने को तैयार हो गया और जो उसने सुना उसने उसके होश उड़ा दिए। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। वो उसे कर्स्ट सैंक्चुअरी ले गई, एक ऐसी कालकोठरी जिसे गेम की शुरुआत से आज तक कोई पार नहीं कर पाया। लड़की ने बताया कि अगर वे इसे पार कर लेते हैं तो उसे वो दुर्लभ किताब मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश है। हयातो को लगा कि सिर्फ एक किताब के लिए यहाँ आना पागलपन है क्योंकि ये जगह बेहद खौफनाक है। पर लड़की ने यकीन दिलाया कि वो यहाँ से अमीर होकर निकलेगा। हयातो ने समझाया कि अगर दुनिया के 5 सबसे बड़े गिल्ड भी मिल जाएं, तब भी इसे पार करना नामुमकिन है। जो लोग यहाँ गए उन्होंने बाहर आकर मुंह तक नहीं खोला कि अंदर कैसे राक्षस हैं। सब यही कहते हैं कि ये जगह खिलाड़ियों को हराने के लिए ही बनाई गई है। तकनीकी रूप से इसे पार करने के लिए इसके खुद ब खुद ढहने का इंतजार करना होगा। उसने बताया कि फाइनल किंगडम एक किताब पर आधारित वीआर गेम है, इसलिए इसके मिशन भी कहानी के हिसाब से चलते हैं। असल में किताब की जानकारी होने से गेम की रणनीति पर बहुत असर पड़ता है। लड़की ने पूछा कि इस काल कोठरी का उससे क्या लेना देना है।
बात यह है कि बहुत समय पहले एक राक्षस राजा ने इस शांत महाद्वीप पर हमला कर सब तबाह कर दिया था। उस दानव को रोकने के लिए सभी राजाओं ने मिलकर हमला किया, पर राक्षस राजा की असीम शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। तब असलम राज्य के राजकुमार एडवर्ड ने उस राक्षस को अपने शरीर में कैद करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन एक नश्वर शरीर में ऐसा करने का मतलब था कि वो दानव तभी दोबारा जन्म ले पाएगा जब एडवर्ड की मृत्यु होगी। अपने शरीर को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए एडवर्ड एक मंदिर में समाधि लेकर बैठ गए। लेकिन 500 साल बीतते बीतते उनका शरीर कमजोर होने लगा और राक्षस राजा की शक्ति को काबू करना मुश्किल हो गया। एक दिन उनके शरीर से काली शक्तियों का सैलाब फूटा और 12 दानव सेनापतियों का जन्म हुआ, जिससे पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ गया। गेम में खिलाड़ियों का फर्ज है कि वे हीरो बनकर दुनिया बचाएं। कहानी के हिसाब से वे दूसरे अध्याय तक पहुंचेंगे, जहां राक्षस राजा फिर से जीवित होगा और बूढ़े एडवर्ड की मौत होगी। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने उन 12 सेनापतियों को मारकर जबरदस्ती दूसरा अध्याय शुरू करने की कोशिश की, पर वे इस कर्स्ड सैंक्चुअरी में हमेशा नाकाम रहे। मुस्कुराते हुए आकासाकी ने कहा कि इसका मतलब है कि हम दोनों ही वो हीरो होंगे जो दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। हयातो घबरा गया और कहने लगा कि यहाँ जीतना नामुमकिन है जब तक एडवर्ड जिंदा है। पर लड़की ने बड़े इत्मीनान से कहा कि वो जानती है कि इस मंदिर को कैसे फतह करना है। लड़की का ये आत्मविश्वास देख हयातो उलझन में पड़ गया। उसने याद दिलाया कि पिछली लड़ाई के बाद हयातो को भरोसा हो जाना चाहिए कि वे कुछ भी कर सकते हैं। हयातो को वो मुकाबला याद आया। लड़की ने कहा कि अब फैसला हयातो का है कि वो उस पर यकीन करता है या नहीं। वैसे भी ये कोई पीवीपी इलाका नहीं है, तो मरने पर सामान खोने का डर भी नहीं है। इस बार हयातो अकेला नहीं था। कोशिश करने में हर्ज ही क्या था। लड़की ने पिछली बार की तरह ही पूरे भरोसे से जीत का वादा किया। हयातो समझ गया कि ये कोई कोरी धमकी नहीं है। अगर ये तरकीब काम कर गई तो वो पैसों में खेलेगा। और इस तरह वे दोनों निकल पड़े। हयातो ने बैडलैंडर सेट पहनकर छिपते हुए मंदिर में प्रवेश किया। रास्ते में लड़की ने समझाया कि यहाँ के जादूगर उसकी छिपने की शक्ति को खत्म कर सकते हैं, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। जैसे ही वो इशारा करे, हयातो को हमला करना होगा। पर हयातो को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि गेम का मकसद राक्षस सेना को हराना है, पर यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बड़े राक्षस को जगाने आया कोई विलेन हो। पेकी ने पूछा कि क्या वो अब भी पीछे हटना चाहता है, पर हयातो ने कहा कि ये सिर्फ एक गेम है और उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। तभी पीछे से एक दुश्मन ने हमला किया, पर लड़की की फुर्ती ने हयातो को बचा लिया। वो दुश्मन बहुत ताकतवर था और हयातो हैरान था कि उसने उसे ढूंढ कैसे लिया। फिर वो योद्धा उछल हो गया और हयातो समझ गया कि वो सायों में छिपा है। इससे पहले कि हयातो कुछ समझ पाता, एक जादूगर ने अपनी शक्ति से उसकी छिपने की कला को खत्म कर दिया। अब वो अनगिनत दुश्मनों के घेरे में था। उन्होंने हमला बोला और हयातो भागते हुए अपना कवच बदलने लगा। तभी सायों से एक विशालकाय दुश्मन खड़ा हुआ। हयातो अपनी हीरो की तलवार के साथ तैयार था। उसने उसके वार को रोका और एक करारा पलटवार किया। हयातो ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, पर तभी लड़की चिल्लाई कि शारीरिक हमलों का इन पर कोई असर नहीं होगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। हयातो को लगा कि ये तो बहुत आसान था, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। लड़की ने बताया कि अगर ये मूर्तियां टूटती हैं तो ये और बढ़ जाती हैं। हयातो झल्ला गया कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई, और वो अपनी जान बचाकर भागा। पर पत्थरों के योद्धाओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने एक बड़े दानव के जानलेवा हमले को छकाया। उसी पल एक जादूगर मूर्ति ने उस पर आग का गोला फेंका, जिसे हयातो ने अपनी तलवार से वापस दुश्मन की तरफ मोड़ दिया और उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। पर लड़की फिर चिल्लाई कि अगर हमले से उनका थोड़ा भी हिस्सा बचा रहा तो वे कई गुना बढ़ जाएंगे।
हयातो के पास और कोई चारा नहीं था। तभी एक खंभे पर एक साया उभरा और किसी अनजान भाषा में कुछ कहने लगा और टूटे हुए टुकड़ों से फिर मूर्तियां बनने लगीं। साफ था कि असली खतरा वो खंभे वाला साया ही था। लड़की ने हयातो को एक और हमले से बचाया और कहा कि उस साये की तरफ मत देखो। तभी एक धनुर्धर ने उसकी ओर तीर चलाया। लड़की ने फौरन दिशा बताई और हयातो ने उसे रोक लिया। उसने सावधान किया कि अब वे हर सेकंड जादुई हमले करेंगे। जादूगर मूर्तियों ने मंत्रों की बौछार कर दी, जिनसे हयातो बचता रहा। उसने अपनी तलवार से पलटवार किया और दूसरों के बारे में पूछा, पर लड़की ने कहा कि इतनी सारी मूर्तियों का कुछ नहीं किया जा सकता। अब उन्हें प्लान भी अपनाना होगा, और वो प्लान था वहां से रफू चक्कर होना, क्योंकि वे वापसी के जादुई कागज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये एक महाकाल कोठरी थी। खंभे पर बैठी वो शक्ति हयातो का पीछा कर रही थी। लड़की ने हयातो को आगाह किया क्योंकि वो साया उसे मौत के मुंह में भेजने ही वाला था। दुश्मन ने एक और जोरदार वार की तैयारी की, पर हयातो ने बड़ी कुशलता से उसे रोका और उस विशाल जीव को एक बिजली जैसी शॉक वेव के साथ दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वो दोबारा हिंसक तरीके से झपटा, जिसे इस रोमांचक जंग में हयातो ने सफलतापूर्वक रोक लिया। हयातो ने उस पत्थर की मूर्ति पर सीधा तलवार से वार किया, पर जाहिर है वो उसे हराने के लिए काफी नहीं था। नायक ने बिना रुके ताबड़तोड़ कई वार किए और दोनों के बीच मुकाबला जारी रहा। उसी पल दोनों के हथियारों के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। हयातो समझ गया कि ये दुश्मन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसने अपनी सहेली से कोई दूसरा रास्ता पूछा। लड़की ने एक अजीब योजना बनाई और उसे सीधे दुश्मन की ओर लात मार दी, जिससे हयातो की तलवार सीधे उस पत्थर के राक्षस के सीने में जा धंसी। तलवार उसके पत्थर जैसे बदन में तो धंस गई, पर उसे खत्म नहीं कर पाई। उल्टा राक्षस को हयातो पर वार करने का मौका मिल गया। वो राक्षस अपने जख्म को खुद ही और खोलने लगा और फिर अचानक सायों में तब्दील होकर फट गया। हयातो उलझ गया, पर आकासाकी ने समझाया कि उसकी असली कमजोरी उसका कोर था। हयातो ये काम पहले भी कर सकता था, पर उसने बॉस तक पहुंचने से पहले ही मूर्तियों की संख्या बढ़ा दी थी। एक योद्धा के लिए ये रणनीति अपनाना बहुत मुश्किल होता है। अब बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, पत्थर की मूर्तियों को तब तक तबाह करना जब तक वो इशारा न दे। हयातो डरा हुआ था कि कहीं वे फिर से न बढ़ जाएं। पर आकासाकी के पास एक प्लान था। नायक अपने परफेक्ट पैरी के साथ लड़ता रहा। योद्धाओं के हमले इतने भारी थे कि सिर्फ वार रोकने से ही पैर के नीचे की जमीन धंसने लगी। जब नायक ने एक और मूर्ति पर वार किया, तो लड़की ने समझाया कि इन्होंने कवच पहना है, इसलिए सीधा उनकी गर्दन पर वार करो। हयातो ने वही किया और एक के बाद एक कई गार्ड्स ढेर हो गए। तभी जादूगर मूर्तियों ने जादुई हमले शुरू कर दिए। आकासाकी ने हयातो को हर हमला वापस मोड़ने को कहा। हयातो ने वही किया और वो जादू खुद उन मूर्तियों पर जा गिरा, जिससे वे सब एक साथ तबाह हो गईं। ये देख वो बड़ा साया चिढ़ गया और किसी अनजानी भाषा में चिल्लाने लगा। जाहिर है उसने सायों को दोगुना करने वाली अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। वे सब बूढ़े की रक्षा के लिए दोबारा जी उठे। सेना अब पहले से दोगुनी बड़ी थी। घबराया हुआ हयातो आकासाकी पर भरोसा कर रहा था। जब सबने एक साथ हमला किया, तो लड़की ने उसे हमले छोड़कर सिर्फ अपना बचाव करने को कहा। उसने हर वार को रोका, पर तीरंदाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आकासाकी ने हयातो को धक्का देकर एक जानलेवा लाल शक्ति के वार से बचाया। हयातो सीधे हमले रोकने में व्यस्त था। ऐसा लगा मानो वो हार जाएगा, पर वो पहले ही अगले वार के लिए तैयार था। पूरी रफ्तार के साथ उसने उस पत्थर की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लड़की की चेतावनी की वजह से उसने बाईं ओर से आ रहे तीरों को भी रोक लिया। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार हमला हुआ जिसने उसकी कमर को चीर दिया। तीरों की बौछार भी जारी थी, जिससे हयातो को मजबूरी में ताकत बढ़ाने वाली दवा लेनी पड़ी। तभी बैंगनी रंग के निशानों से एक जहरीला विस्फोट होने लगा।
आकासाकी ने हयातो से उस जहर को वापस दुश्मन की ओर मोड़ने को कहा। उस जीव को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो वक्त रहते बच निकला। जहर के और भी गोले आए और हयातो ने सबको वापस पलट दिया। एक गोला सीधे राक्षस के कंधे पर लगा और उसका पूरा शरीर पिघलने लगा। आकासाकी ने भांप लिया कि दुश्मन जीतने के लिए अपनी संख्या बढ़ा रहा है, इसलिए उसे पहले ही खत्म करना होगा। हयातो चिल्लाया कि अब ये राक्षस कहीं नहीं भाग सकता। और इस तरह बॉस पूरी तरह पिघलकर खत्म हो गया, जिससे बाकी मूर्तियां भी अपने आप टूट गईं। साकी ने बताया कि वही सबको कंट्रोल कर रहा था। वे खुशकिस्मत थे कि उन्हें 5 बार जहर विस्फोट का मौका मिला, वरना वे नहीं जीत पाते। जादूगर अक्सर इस मंत्र को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये नुकसान कम पहुंचाता है, पर सिर्फ यही उन काली पत्थर की मूर्तियों को पिघला सकता था। लड़की ने मुस्कुराते हुए हयातो का हाथ पकड़ा और अगली मंजिल की ओर बढ़ी। 500 साल पहले राजकुमार एडवर्ड ने अपनी बलि देकर राक्षस राजा को कैद किया था, पर उनकी मौत के साथ वो दानव फिर लौट आएगा। अब वे मंदिर की 39वीं मंजिल पर एक विशाल 3 सिर वाले बांस का सामना कर रहे थे। ये आखिरी बॉस था। अगर हयातो यहां हारा तो सब कुछ बेकार चला जाएगा। नायक ने वार बचाते हुए हामी भरी। उस पक्षी का हर मुंह अलग तरह का जादू उगल रहा था। आग और बर्फ की लपटें हयातो की तरफ बढ़ीं, पर बचाव के माहिर हयातो ने हर वार को नाकाम कर दिया। तभी आकासाकी चिल्लाई कि बीच वाली गर्दन का क्रॉस ही उसकी कमजोरी है। हयातो पूरी ताकत से आगे बढ़ा और सीधे उस पर हमला किया। वो ग्रिफिन दर्द से कराह उठा। हयातो ने तलवार और गहरी उतार दी और दानव के गिरते ही हयातो लेवल 75 पर पहुंच गया, जो कि मैक्स लेवल है। आखिरी मंजिल फतह हो चुकी थी। अब बस मशहूर एडवर्ड बाकी था। आकासाकी ने चेतावनी दी कि अगर उसने हिम्मत हारी तो वो मारा जाएगा, क्योंकि एडवर्ड अब तक के सबसे ताकतवर दुश्मन हैं। तभी दरवाजा खुला और सामने सिंहासन पर वो शख्स बैठा था। एडवर्ड ने कहा कि ये लड़का जानते हुए भी यहाँ आया है कि ये कितनी खतरनाक जगह है। एडवर्ड के शरीर से काली शक्ति निकलने लगी और उसकी वजह से हयातो की सुरक्षा शक्तियां कम होने लगीं। एडवर्ड ने चिल्लाकर कहा कि तुमने मेरी शांति भंग करने का पाप किया है, और हयातो की जादुई रक्षा शक्ति शून्य हो गई। नायक समझ गया कि अब एक हल्का वार भी उसकी जान ले सकता है। दुश्मन ने उसे मौत की सजा सुनाई और उसकी ताकत पूरी तरह गिर गई। एडवर्ड खड़ा हुआ और हयातो को खत्म करने के लिए बढ़ा। आकासाकी ने फुर्ती दिखाते हुए हयातो को धक्का दिया, वरना वो पहले ही वार में मारा जाता। एडवर्ड हैरान था कि बिना ताकत के भी लड़के ने वार कैसे बचा लिया। लड़की ने हयातो के बाल पकड़कर उसे पीछे खींचा, जबकि वो चिल्ला रहा था कि वो खुद बच सकता है। एडवर्ड के वार बहुत तेज और जानलेवा थे। एक वार से हयातो हवा में उछल गया और इससे पहले कि आकासाकी मदद कर पाती, दुश्मन ने दूसरा वार कर दिया। ऐसा लगा मानो अब नायक का अंत करीब है। पर पैरी मास्टर ने हार नहीं मानी। दोनों तलवारें एक जोरदार धमाके के साथ टकराईं, पर इस बार हयातो को गहरा झटका लगा क्योंकि उसका बचाव काम नहीं कर रहा था। हयातो दीवार से जा टकराया, उसकी सारी रक्षा शक्तियां और स्टैमिना खत्म हो चुके थे। ऐसे दुश्मन को हराना नामुमकिन लग रहा था। हयातो ने अपनी तलवार और फुर्ती से खुद को बचाने की कोशिश की, पर एडवर्ड खून का प्यासा हो चुका था। उसने बिना रुके हमलों की झड़ी लगा दी। हयातो के लिए इन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था, और रही सी कसर तब पूरी हो गई जब उसकी तलवार में दरार पड़ गई। उसे एहसास हुआ कि एडवर्ड जानबूझकर उसकी तलवार को निशाना बना रहा है। एक और वार और तलवार के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आकासाकी ने वक्त रहते उसे पीछे खींचा। एडवर्ड ने फौरन घूमकर फिर से तलवार पर वार किया। हयातो जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी कीमती हीरो तलवार टूटकर गायब हो चुकी थी। आकी ने उसे रोना बंद कर लड़ाई पर ध्यान देने को कहा। जब एडवर्ड ने अपना हाथ उठाया तो लड़की ने हयातो को शॉकवेव से बचा लिया। दीवार में एक छेद हो गया था और आकासाकी ने उसे वहां भागने को कहा।
वहां एक शानदार और बिल्कुल नया कवच रखा था जिसे 500 साल पहले योद्धाओं ने छोड़ा था। एडवर्ड को अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई, पर वो गुस्से में था कि कोई उसके साथियों के सामान को हाथ लगाएगा। उसकी तलवार से बिजली वाली एक काली लहर निकली जो हयातो का पीछा करने लगी। वो तलवार के पास तो था, पर क्या वो उसे वक्त रहते उठा पाएगा? कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। आकी घबरा गई, पर हयातो एक रोशनी वाली तलवार के सामने खड़ा था। एडवर्ड ने कहा कि एलैंडाइट ने उस लड़के को अपना वारिस चुन लिया है। ये एक पौराणिक तलवार थी जो भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। हयातो को समझ नहीं आया कि उसने उसे क्यों चुना, पर उसे पकड़ते ही उसकी शक्तियां बढ़ गईं। अब नायक बेहद शक्तिशाली हो चुका था। आकासाकी चिल्लाई कि यही एडवर्ड पर हमला करने का मौका है। उसने एलैंडाइट की उस खास शक्ति का इस्तेमाल किया जो दिन में सिर्फ 5 बार चलती है। लगा जैसे एडवर्ड का अंत आ गया, पर उसने पलटवार किया और मंदिर के अंदर से 2 विशाल ऊर्जा की लहरें टकराईं। एक नीली और एक काली रोशनी आपस में भिड़ गईं और सब कुछ बैंगनी धमाके में खो गया। हयातो बिना कवच के जमीन पर पड़ा था, पर एडवर्ड को खरोंच तक नहीं आई थी। हयातो का खून बह रहा था और उसकी हालत बिगड़ रही थी। तभी एडवर्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी बलि देकर हयातो की जान बचा ली। उसने कहा कि वो हमेशा से अपने उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहा था। एडवर्ड की सारी ऊर्जा और यादें हयातो में समा गईं। हयातो ने देखा कि कैसे एडवर्ड के दोस्त मारे गए थे और उसने राक्षस राजा को कभी माफ न करने की कसम खाई थी। उसने दानव को हरा तो नहीं पाया, पर उसे सील जरूर कर दिया था। उस दानव ने चेतावनी दी थी कि एडवर्ड की मौत के साथ वो वापस लौटेगा। सालों तक एडवर्ड ने उस बोझ को सहा, पर अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। अब वो शक्ति हयातो को मिल चुकी थी। हयातो को गहरा सदमा लगा जब उसे एहसास हुआ कि एडवर्ड इतने सालों से सिर्फ किसी ऐसे का इंतजार कर रहा था जो उसका ये भारी बोझ उठा सके। मंदिर में एक जोरदार गूंज हुई और एडवर्ड खून की उल्टियां करते हुए गिर पड़ा। हयातो उसकी तरफ भागा, पर उस महान योद्धा की आत्मा मुस्कुराते हुए दुनिया का भविष्य हयातो के हाथों में छोड़कर चली गई। इससे पहले कि हयातो कुछ समझ पाता, वहां से रोशनी का एक विशाल खंभा निकला जिसने आसमान को चीर दिया। पूरे गेम में घोषणा हो गई कि एडवर्ड की मौत के साथ एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। ये धमाका इतना बड़ा था कि अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा था। काली ऊर्जा महाद्वीपों को निगलने लगी, जिसका मतलब था कि राक्षस राजा की कैद अब टूट चुकी है। सिस्टम ने चेतावनी दी कि अब हर तरफ दानव प्रकट हो रहे हैं। सायों जैसे राक्षसों की एक फौज तैयार हो गई। खिलाड़ी दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि लेवल की सीमा अब बढ़कर 99 हो गई है। ओसेलीन राज्य का राजा अपनी बालकनी से इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। हर तरफ अफरातफरी मची थी। हयातो अब उस दानवी शक्ति का स्वामी था जिसे उसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, पर उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। एडवर्ड का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आसमान का रंग बदल चुका था और हवा में खतरे की बू थी। हयातो ने अपनी नई तलवार को मजबूती से पकड़ा। अब उसे सिर्फ अपना लेवल नहीं बढ़ाना था, बल्कि इस पूरी दुनिया को उस आने वाले विनाश से बचाना था। खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर हयातो जानता था कि एडवर्ड ने उसे क्यों चुना। अब असली खेल शुरू होने वाला था, जहां हर कदम पर मौत का साया होगा। उस रोशनी के बीच से हयातो बाहर निकला, एक नया हीरो, एक नया रक्षक। दुनिया का अंत करीब था, या शायद ये एक नई और भी महान वीरगाथा की शुरुआत थी। ओसेलीन के राजा ने अपनी नजरें नहीं हटाईं, क्योंकि उसे पता था कि अब इतिहास बदलने वाला है। यूलिसिस तुरंत समझ जाता है कि उस महान नायक का अंत हो चुका है, पर उसे ये बात अजीब लगती है। एडवर्ड की मौत के लिए ये वक्त बहुत जल्दी था। उधर हयातो फटी आंखों से आसमान को देख रहा है, जो उस ऊर्जा के सैलाब से 2 हिस्सों में बंट चुका है। वो अब भी इस सदमे में है कि तभी आकासाकी कहीं से प्रकट होती है।
वो हयातो को बधाई देती है और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बताती है कि अब वो डेमन किंग सीलर यानी राक्षस राजा को कैद रखने वाला नया वारिस बन गया है। हयातो अपने हाथों को देखता है। उसे इस नई जिम्मेदारी पर यकीन नहीं होता, पर वो तब घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि ये पद उसकी जादुई शक्ति यानी माना को लगातार सोखता रहेगा। वो बुरी तरह चिल्लाता है कि उसका इरादा ये नहीं था और तुरंत अपना असली इनाम यानी वो दुर्लभ किताब मांगता है। आकाशा की घबराहट में हंसने लगती है और बात टालते हुए मानती है कि वो किताब एडवर्ड के कमरे में होनी चाहिए थी, पर सब कुछ हाथ से निकल गया। पसीने से तरबतर होकर वो कहती है कि शायद वो किताब उस मंदिर के साथ ही धूल में मिल गई। हयातो की चीख गेम की पहाड़ियों में गूंजती है और सीन सीधे असली दुनिया में आ जाता है। वो अपना वीआर हेडसेट उतारता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। डूबते सूरज को देखते हुए वो पछताता है कि वो 2 दिन से गेम में था, पर तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसे याद आता है कि वो जादुई तलवार तो उसके अकाउंट से जुड़ गई है और बेची भी नहीं जा सकती। उससे भी बुरा ये कि वो सीलर वाला पद भी अब हमेशा के लिए उसके साथ चिपक गया है। उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ और उसकी करोड़ों की जादुई पोशाक भी टुकड़े टुकड़े हो गई है। वो बुरी तरह टूटकर फर्श पर गिर पड़ता है और इस भारी नुकसान पर रोने लगता है। वो हर बात के लिए आकासाकी को कोसता है और कल्पना करता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही होगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा है और वो खड़ा होने तक की हालत में नहीं है। उसे इतनी भूख लगी है कि अब गुस्सा करने की भी ताकत नहीं बची। घड़ी में सुबह के 6:35 देख वो समझ जाता है कि डिलीवरी भी नहीं मिलेगी, इसलिए वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलता है ताकि कोई 24 घंटे खुला रहने वाला रेस्टोरेंट मिल सके। पर तभी उसकी तलाश रुक जाती है। एक काली वैन उसके पास आकर जोर से ब्रेक मारती है। गाड़ी के अंदर से 3 साये उसे खामोशी से घूर रहे होते हैं। हयातो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो पसीने से नहा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि खतरा उसके दरवाजे पर खड़ा है। उनका लीडर चेहरा चेक करने का हुक्म देता है और हयातो के सिर से थैला खींचता है। हयातो खुद को जमीन पर घिरा हुआ पाता है। जब वो किडनैपर्स को पहचानता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये वही टीम थी जिसे उसने गेम के रेगिस्तान में अकेले धूल चटाई थी और लूटा था। सूट पहना हुआ चश्मे वाला आदमी चिल्लाकर अपना सामान वापस मांगता है और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता है। हयातो को हंसी आती है कि उसे गेम की लूट के लिए किडनैप किया गया है। उसे समझ आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। कहानी अब एक आलीशान बिल्डिंग की तरफ मुड़ती है जहां शोमा अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। वो इस बात से चिढ़ा हुआ है कि उसे नए खिलाड़ियों के सामने हारने का नाटक करना पड़ता है। शोमा ऊब चुका है और उस अजीब प्रस्ताव के बारे में सोचकर आहें भरता है। वो जानता है कि असली प्रो खिलाड़ी इन गुप्त अखाड़ों को नजरअंदाज करते हैं। पर सच तो ये है कि ये टूर्नामेंट पुराने मंझे हुए खिलाड़ियों से भरे होते हैं। वो याद करता है कि कैसे वे दिग्गज खिलाड़ी एक छोटी सी जीत के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। ये सोचकर ही उसके दांत किटकिटाने लगते हैं कि उसे उस नर्क में लड़ने को कहा जा रहा है। वो गुस्से में छत की तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाता है कि उसे उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। पर हकीकत में वो उन गुंडों के सामने घुटनों पर था और रो रहा था जब वे उसे इस साजिश के लिए मजबूर कर रहे थे। इस अपमान को भूलने के लिए शोमा सोने की कोशिश करता है। उधर एक चमकदार ऑफिस में एक कर्मचारी अपने बॉस को एक फाइल देता है। वो सूट वाला आदमी भर्ती किए गए लड़ाकों की लिस्ट देखकर मुस्कुराता है। कर्मचारी बताता है कि उन्होंने एशिया के 3 सबसे बड़े गुप्त अखाड़ों के बेहतरीन योद्धाओं को अपनी तरफ कर लिया है। बॉस बहुत खुश है क्योंकि वो जानता है कि इन दिग्गजों को मनाना कोई आसान काम नहीं था। वो इनाम के तौर पर पैसों से भरा एक बड़ा लिफाफा मेज पर सरकाता है, जिसे देख मैनेजर तुरंत झुककर उसका शुक्रिया अदा करता है।
मैनेजर जाने के बजाय वहीं रुक जाता है। बॉस उसकी झिझक ताड़ लेता है और पूछने लगता है कि क्या कोई और बात है। मैनेजर हिम्मत जुटाकर पूछता है कि जब उनके पास इतनी बड़ी टीम है तो उन्होंने उस सन वू नाम के लड़के को इस साजिश में क्यों घसीटा। बॉस कल्पना करता है कि जब ये पुराने दिग्गज आपस में भिड़ेंगे तो दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। वो इसकी तुलना बैटमैन और आयरन मैन की महाजन से करता है। उसे यकीन है कि इस रोमांच से सट्टेबाजी का पैसा पानी की तरह बरसेगा। पर फिर वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए एक चालाक मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वाकई तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतना काफी है। मैनेजर हैरान होकर पूछता है कि आज तक किसी ने ऐसी साजिश के बारे में क्यों नहीं सोचा। बॉस समझाता है कि बड़े अखाड़े ताकतवर लोगों की जेबें गर्म करके अपना दबदबा बनाए रखते हैं। वो लालच भरी मुस्कान के साथ बताता है कि कैसे एक तीसरी कंपनी पैसा फेंककर उनके स्टार खिलाड़ियों को तोड़ लेती है, जिससे पुराने मालिक गुस्से में पागल हो जाते हैं। मैनेजर पसीना पोंछते हुए पूछता है कि फिर वे इन नए खिलाड़ियों से कैसे निपटते हैं। जवाब सीधा था, पुरानी कंपनियां खिलाड़ी को वापस रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लेती हैं। सूट वाला आदमी गंभीर होकर कहता है कि अब धोखाधड़ी करके भागने का रास्ता बंद हो चुका है। तभी सायों में सिगार पीते हुए एक बड़े रसूखदार आदमी की झलक दिखती है। इस बार ये भारी निवेश खुद खौफनाक प्रेसिडेंट वोंग की तरफ से आ रहा है। बॉस मेज पर एक चिप फेंकता है और कहता है कि उन दिग्गजों का सामना करने के लिए उन्हें एक असली जोकर की जरूरत है। हयातो की फोटो देखते ही मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाता है कि ये तो बस एक नौसिखिया है। वो इसे मानने को तैयार नहीं होता और मायूसी से सिर झुका लेता है। पर वो आदमी सिर्फ एक रहस्यमयी हंसी हंसता है। वो अपने हाथों को ठुड्डी के नीचे रखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये चुनाव बस एक इत्तेफाक है। मैनेजर की समझ में कुछ नहीं आता। तभी सेनोट की आंखें बैंगनी रंग में चमकने लगती हैं। वो खुलासा करता है कि उसने अपने जादुई बांस की नजरों से उस लड़के की असली ताकत पहले ही देख ली है। सीन उस बांस की तरफ मुड़ता है जो उस गुप्त काल कोठरी के ऊपर उड़ रहा है। उसकी आंखों में वो मंजर कैद है जब हयातो उस राक्षस राजा की शक्ति को अपने अंदर सोख रहा होता है। बाज आसमान में चक्कर काटता है और उस काली ऊर्जा से बचकर पहाड़ की चोटी पर अपने मालिक के पास लौट आता है। जैसे ही वो उसके हाथ पर बैठता है, सेनोट का अवतार उस बाज की यादों को अपने अंदर खींच लेता है। उसे उस भयानक धुएं के बीच हयातो का चेहरा साफ दिखाई देता है। वो हक्का बक्का रह जाता है और तभी रोशनी का वो विशाल खंभा आसमान को चीर देता है। असली दुनिया में सेनोट के चेहरे पर एक लालची मुस्कान खिल उठती है। उसे सर्वर का सबसे बड़ा राज पता चल चुका है। मैनेजर अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा है। वो बस ये सोच रहा है कि बॉस ने इस मामूली से लड़के पर कंपनी का भविष्य दांव पर लगाने की हिम्मत कैसे की। गलियारे से गुजरते वक्त मैनेजर को दीवार से सटा एक शख्स मिलता है, प्रो प्लेयर सोजुक। उसके हाथ बंधे हैं और वो काफी गुस्से में लग रहा है। मैनेजर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर वो उसकी बात अनसुनी कर देता है और सीधे मुद्दे पर आता है कि वो हरामी कौन है। मैनेजर को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहा है, जब तक कि जू अपने दांत किटकिटाते हुए ये साफ नहीं कर देता कि वो उसी लड़के की बात कर रहा है जिसने कुछ दिन पहले उसे धूल चटाई थी। मैनेजर को तुरंत सब समझ आ जाता है। वो प्रो प्लेयर की उस शर्मनाक हार को याद करता है और पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहा है। जयुक एक तीखी मुस्कान के साथ कहता है कि उस नौसिखिए की वजह से कंपनी को करोड़ों का घाटा हुआ है और उन्होंने जरूर उसे ढूंढ निकाला होगा। मैनेजर घबराकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों मिलकर भी उससे हार गए थे। ये सुनते ही जयुक का खून खौलने लगता है। वो आपा खोकर मैनेजर का कॉलर पकड़ लेता है। मैनेजर डर तो जाता है पर फिर भी उसे चिढ़ाता है कि क्या तुम अब भी बहाने बनाओगे कि तुमने बस ढील दी थी।
जयुक गुस्से से कांपते हुए उसे दूर ढकेल देता है और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। मैनेजर अपनी जैकेट ठीक करता है और दांव खेलता है। वो कहता है कि एक नया गुप्त अखाड़ा खुलने वाला है और वो लड़का वहां जरूर आएगा। जयुक रुक जाता है, उसे इस बात में दिलचस्पी है। मैनेजर चालाकी से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई बदला चाहिए तो बस उस टूर्नामेंट में अपना नाम लिखवा दो। वो ताना मारता है कि अगर एक प्रो खिलाड़ी वहां पकड़ा गया तो उस पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। दृश्य एक विशाल स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ बढ़ता है जहां भीड़ एक आधिकारिक मैच देखकर पागल हो रही है। बड़ी स्क्रीन पर वर्ल्ड रैंक 32 कीमो अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है। वो विशालकाय खिलाड़ी आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और उस तीर को हवा में ही एक जोरदार घूंसे से उड़ा देता है। धनुर्धर का वार नाकाम हो जाता है और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। फाइटर अपनी मुट्ठी में ताकत भरता है और हमला करने ही वाला होता है कि तभी धनुर्धर अपनी हॉकाई शक्ति का इस्तेमाल कर उस जानलेवा मुक्के को बाल बाल बचा लेता है। उसकी नजरें अब तेज हो चुकी हैं, वो मैदान में बिजली की तरह यहां वहां घूम रहा है। दर्शक ये देखकर सन्न रह जाते हैं। फाइटर समझ जाता है कि वो उसकी चालों को पढ़ रहा है। उसे जवाब देने के लिए वो मैदान पर जोर से पैर पटकता है, जिससे धनुर्धर लड़खड़ा जाता है। हवा को चीरती हुई एक आवाज आती है और धनुर्धर को एक जबरदस्त टक्कर लगती है, जिससे वो पीछे जा गिरता है। घायल धनुर्धर को एहसास होता है कि उसके दुश्मन ने क्विकस्टेप शक्ति का इस्तेमाल किया है, जिसमें ताकत कम करके रफ्तार को कई गुना बढ़ाया जाता है। फाइटर लगातार हमले करता है, उसे यकीन है कि इतनी रफ्तार एक कमजोर लक्ष्य को कुचलने के लिए काफी है। वो एक जोरदार प्रहार से उसे हवा में उछाल देता है। धनुर्धर धड़ाम से मैदान पर गिरता है। चैंपियन को अपनी जीत का पूरा यकीन है और वो लड़ाई खत्म होने का ऐलान कर देता है। पर जैसे ही धूल छंटती है, धुएं के बीच से एक चमकता हुआ तीर बिजली की रफ्तार से निकलता है। फाइटर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मैग्नम एरो सीधे उसके सीने के आर पार हो जाता है और सिस्टम उसकी मौत की घोषणा कर देता है। थका हुआ धनुर्धर अपनी जीत के बाद गहरी सांस लेता है। स्टैंड्स में बैठे लोग हैरान हैं कि मामूली चमड़े के कपड़े पहनकर उसने सीधा प्रहार कैसे झेल लिया। तभी हारा हुआ खिलाड़ी अपनी मशीन से बाहर निकलता है और कहता है कि इसका जवाब बहुत सीधा है। असली दुनिया में किम एक शांत मुस्कान के साथ अपना चश्मा उतारता है और बताता है कि उस धनुर्धर ने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का भारी कवच पहन रखा था। सब सन्न रह गए। लोहे के कवच वाला धनुर्धर। मशीन से बाहर निकलते हुए वो प्रो खिलाड़ी उस लड़के की आंखों में देखता है और पूछता है कि क्या मैंने सही कहा। लड़का आह भरता है और मान जाता है कि हाँ, उसने बिल्कुल सही पकड़ा है। भीड़ को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि वो कवच तो साधारण लग रहा था। लोहे का कवच पहनने के लिए कम से कम 90 की ताकत चाहिए, वरना रफ्तार और स्टैमिना आधा रह जाता है। दिग्गज खिलाड़ी हंसकर कहता है कि इसका जवाब भी बहुत आसान है। वो लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और खुलासा करता है कि उसने अपना एक भी पॉइंट फुर्ती बढ़ाने में नहीं लगाया। वो लड़का चिढ़ जाता है क्योंकि उसकी गुप्त रणनीति सबके सामने आ गई थी। इसका जवाब भी बहुत सीधा है। उस लड़के को दोस्ताना अंदाज में पकड़ते हुए वो खुलासा करता है कि इस धनुर्धर ने अपनी फुर्ती, डेक्सटेरिटी बढ़ाने में एक भी पॉइंट नहीं लगाया है और फिर से पूछता है कि क्या उसका अंदाजा सही है। चिढ़ते हुए लड़का बड़बड़ाता है कि उन्होंने लाइव एयर पर उसकी पूरी रणनीति लीक कर दी है, लेकिन उस प्रो प्लेयर को कोई परवाह नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि अब वे दोनों एक ही टीम में हैं। पूरा स्टेडियम यह समझने की कोशिश में पागल हो रहा है कि जीरो एक्यूरेसी वाला कोई व्यक्ति अभी भी लक्ष्यों को कैसे हिट कर सकता है। तभी किम हल्की सी मुस्कुराहट देता है और उन्हें भरोसा दिलाता है। वह कहता है कि यह बच्चा विशुद्ध अंतर्ज्ञान इंस्टिंक्ट पर प्रहार करता है। अंतर्ज्ञान शब्द सुनकर भीड़ सदमे में रह जाती है।
जबकि वह लाल बालों वाला लड़का बस गुस्से में घूरता है, उसे इतनी अटेंशन मिलने से परेशानी हो रही है। वह उस बड़े आदमी से अपने राज उगलना बंद करने और वादा किया गया इनाम देने को कहता है। दिग्गज खिलाड़ी जबरदस्ती मुस्कुराता है और उस आइटम का जिक्र करता है जिसे लाल बालों वाले लड़के ने कुछ समय पहले चुना था। वह इनाम एक सीलबंद जादुई स्क्रॉल, मैजिक स्क्रॉल था। लड़के को देखते हुए दिग्गज को एहसास होता है कि यह पूरी शर्त सिर्फ उसी आइटम को पाने के लिए थी, और निशानेबाज अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है कि क्या वह अपने वादे से पीछे हटने वाला है। चिढ़कर किम लड़के के सिर पर मारता है, फिर अपना सीना फुलाकर कहता है, एक असली मर्द अपनी जुबान का पक्का होता है और वह इसे सौंप देगा। स्टैंड में शोर मच जाता है, लोग चिल्ला रहे हैं कि एक रेयर क्लास स्क्रॉल की कीमत एक लग्जरी अपार्टमेंट के बराबर होती है। सबकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए दिग्गज खिलाड़ी कैप्सूल की ओर इशारा करता है और लड़के से लॉगिन करके अपना इनाम लेने को कहता है। लाल बालों वाला लड़का अपने दांत पीसता है, उसकी निगाहें जल रही हैं। वह याद करता है कि जब वह गेम में बुरी तरह हार गया था और कसम खाता है कि अब वह अपना बदला लेगा। अगले दिन की सुबह का दृश्य आता है। वह युवक बिस्तर पर पसरा हुआ खर्राटे ले रहा है, गहरी नींद में तकिए पर लार टपका रहा है, जबकि हयातों के विचार गूंजते हैं। वह अपने साथ हुए हर अपमान का बदला लेने का वादा करता है। दिन की शुरुआत शांति से होती है। सूरज की रोशनी शहर की इमारतों से टकराकर लिविंग रूम में रखे एक इमर्शन कैप्सूल को रोशन कर रही है। टीवी पर एंकर फाइनल किंगडम के बड़े अपडेट की घोषणा करता है और टिप्पणी करता है कि समाज कैसे वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच बंटा हुआ है। रिपोर्टर समझाता है कि आबादी का दूसरा आधा हिस्सा पूरी तरह से फाइनल किंगडम पर केंद्रित है, जबकि हमारा लड़का पहले से ही कैप्सूल में सेट हो चुका है, नए सीजन में गोता लगाने के लिए तैयार। इमर्शन वाइजर उसकी आंखों पर नीचे आता है और लॉगिन की पुष्टि करता है, अवतार का नाम फुसफुसाते हुए। सिस्टम उसकी आइरिस को स्कैन करता है और हयातों की चेतना को सीधे गेम में लॉन्च कर देता है। वह एक काल्पनिक शहर में प्रकट होता है जहां बहुत ज्यादा भीड़ है। वह खचाखच भरे बाजार से गुजर रहा है और आकासाकी की रूह उसके पीछे चल रही है। लड़की उसे भूमिगत अखाड़े अंडरग्राउंड अरीना में जाने के लिए सहमत होने पर डांटती है, लेकिन वह बस कवच के एक नए सेट का निरीक्षण करता है, यह सोचते हुए कि अंडरवर्ल्ड में उसे अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाजार में चलते हुए वह समझाता है कि वह गुमनाम रूप से लड़ सकता है क्योंकि टूर्नामेंट अवैध है और इसमें केवल भरोसेमंद बिचौलियों द्वारा आमंत्रित लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। नन्ही आत्मा अपनी बाहें सिकोड़कर मुंह फुला लेती है। वह इस बात से नाराज है कि वह अखाड़े में उससे मदद मांग रहा है और चिल्लाती है कि सौदा उसकी यादें वापस पाने का था। हयातो एक अजीब सा चेहरा बनाता है और पलटकर पूछता है कि उसे यह विचार कहाँ से आया, क्योंकि वह वही थी जिसने उसे रेयर स्क्रॉल के वादे के साथ लालच दिया था। सीक्रेट काल कोठरी की यादें सामने आती हैं। वह भयानक लड़ाई दिखाई देती है जिसमें वह कुचल दिया गया था और उसकी तलवार टूट गई थी। यह सोचकर कि उसकी वजह से उसने अपने सारे गियर खो दिए, वह अपने पार्टनर पर भड़क जाता है, लेकिन जल्द ही हार मानकर आह भरता है और वादा करता है कि अगर वह टूर्नामेंट में उसकी मदद करेगी तो इस बार वह सच में उसकी मदद करेगा। नन्ही रूह बॉडी बिल्डर जैसा पोज देती है और दुश्मनों को बच्चों के खेल की तरह कुचलने का वादा करती है, जिससे हयातो आत्मविश्वास से मुस्कुरा उठता है। बेशक उसकी क्षमताएं किसी दिग्गज को भी संभाल सकती हैं, लेकिन बातचीत तब रुक जाती है जब उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है और वह एक चमकता हुआ कवच ब्रेस्टप्लेट उठाता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सिस्टम इंटरफेस पीटरसन आर्मर के आंकड़े दिखाता है, जिसे देखकर वह दंग रह जाता है। एक साधारण B+ रैंक वाले आइटम पर इतना जबरदस्त डिफेंस और HP बोनस देखकर वह हैरान है। चिल्लाते हुए वह बिल्ली जैसे दिखने वाले व्यापारी से जानना चाहता है कि उसे इतना शक्तिशाली उपकरण कहां से मिला।
और वह बिल्ली जैसा जीव लापरवाही से समझाता है कि यह कोस कोस महाद्वीप से आया है। हयातो के खाली चेहरे को देखकर दुकानदार हैरान है कि उसे गेम की सबसे बड़ी खबर नहीं पता। वह खुलासा करता है कि पिछले अपडेट में एक पूरा महाद्वीप दिखाई दिया है। दुकानदार लड़के को ऊब कर घूरता है, उसे उसकी हैरानी समझ नहीं आती और समझाता है कि दूसरा अध्याय तब शुरू हुआ जब हीरो एडवर्ड मर गया। हयातो घबराहट में हंसने लगता है, यह याद करते हुए कि वह खुद ही इस वैश्विक घटना का कारण था। लेकिन व्यापारी अपना सिर झुकाता है, यह सोचकर हैरान है कि ग्राहक को मैप विस्तार के बारे में नहीं पता। पसीने से तरबतर होकर नायक याद करता है कि काल कोठरी में रोशनी के धमाके ने उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देखने से रोक दिया था, जबकि बिल्ली जैसा जीव जोर देता है कि यह विषय असली दुनिया की खबरों में हर जगह छाया हुआ है। अपना बचाव करने के लिए लड़का अपना सिर खुजलाता है और बहाना बनाता है कि बहुत ज्यादा काम करने के कारण वह 3 दिनों के लिए बेहोश हो गया था। दुकानदार बहाना मान लेता है और बताता है कि कैलोस के औसत आइटम भी एलेन के रैंक उपकरणों के बराबर हैं, और आह भरते हुए याद करता है कि कैसे इसने एलेन में कीमतों को गिरा दिया है। शिकायत सुनकर हयातो तुरंत अपना सिर घुमाता है और कड़ियों को जोड़ता है। बाजार पूरी तरह से अराजक है। विक्रेता नए महाद्वीप के अजीबोगरीब सामानों के बारे में गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं। वह सन्न रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह इतना विचलित था कि उसने बदलाव पर गौर भी नहीं किया। वह एक जादुई ब्रेसलेट की चमक की ओर दौड़ता है। एक्सेसरी का निरीक्षण करते हुए उसे लगभग दिल का दौरा पड़ जाता है जब वह देखता है कि एक रैंक वाला आइटम अटैक स्पीड और कूलडाउन में भारी बोनस देता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन केवल एसएस रैंक वाले उपकरणों पर ही दिखाई देता है। आपा खोकर वह दूसरों से टकराते हुए अगले स्टॉल की ओर भागता है और एरीज के बैटल बूट्स उठाता है, जो डिफेंस के अलावा जंप हाइट को भी दोगुना कर देते हैं। झटका इतना बड़ा है कि सामान उसके हाथ से फिसल जाता है। कांपते हुए वह यह समझने की कोशिश करता है कि एक भारी कवच इतना अधिक मोबिलिटी बोनस कैसे देता है, और पसीने से तरबतर होकर उसे एहसास होता है कि वह फंस गया है। नन्ही रूह उसकी हताशा को नहीं समझती और वह आतंक में बुदबुदाता है कि जब वह सो रहा था तब गेम का पूरा मेटा उलट-पुलट हो गया। मासूमियत से वह अपना सिर झुकाती है और पूछती है कि क्या यह सच में इतनी बड़ी समस्या है। उसे लगभग दिल का दौरा पड़ता है जब उसे याद आता है कि अपडेट के बाद से 3 दिन बीत चुके हैं। प्रतिस्पर्धियों के लिए इतना समय काफी है कि वे नए मेटा का विश्लेषण करें और खतरनाक बिल्ड्स तैयार कर लें। उसकी घबराहट देखकर गेम की निर्माता उसकी पीठ थपथपाती है और बड़ी मुस्कान के साथ उसे भरोसा दिलाती है कि वह नए मेटा के बारे में सब कुछ जानती है। हयातो की आंखें तुरंत फैल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी चेतना को वास्तविक समय में सिस्टम अपडेट प्राप्त होते हैं। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना हयातो मजबूती से नन्ही रूह का हाथ थाम लेता है और अपने साथी को जल्द से जल्द नए मेटा के अनुसार ढलने के लिए साथ ले जाता है। दृश्य एक नारंगी समुद्र के बीच में एक अलग-थलग ज्वालामुखी द्वीप पर कटता है। क्रेटर के अंदर से एक जीव उभरने लगता है जो इतना ऊंचा उठ जाता है कि आसमान तक पहुंच जाता है। लेकिन बड़े जीव को ऐसा लगता है जैसे उसे अपच हो गया है और वह एक व्यक्ति को बाहर उगल देता है। ऐसा लगता है कि मुख्य किरदार ने एक और बॉस को अकेले ही हरा दिया है। और हयातो एक विजयी मुद्रा बनाता है जब उसे इनाम के रूप में सी ड्रैगन का शापित कवच मिलता है और आखिरकार अपनी आइटम फार्मिंग खत्म करने के बाद मुस्कुराता है। वहां से दूर एक अंधेरी दीवार पर मशाल जल रही है जो एक भव्य सिंहासन कक्ष के लाल कालीन को रोशन कर रही है। प्रेसिडेंट वोंग भूमिगत टूर्नामेंट की तैयारियों की स्थिति के बारे में पूछते हैं। घुटनों के बल बैठकर ड्रुइड सुनुंग यून उदार निवेश के लिए धन्यवाद देता है और रिपोर्ट करता है कि उसने 3 सबसे बड़े भूमिगत अखाड़ा प्लेटफार्मों से सितारों की भर्ती की है,
जिसमें कई लोग इस इवेंट के लिए दिन गिन रहे हैं। वोंग अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं कि इवेंट ने पहले ही सबसे बड़े जुआरियों को आकर्षित कर लिया है और मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें पहले से काम पर रखे गए लोगों के अलावा कई और उम्मीदवारों को देखकर लालच से चमक उठती हैं। चापलूस रिपोर्ट जारी रखता है, यह कहते हुए कि दांव फैल गए हैं, इनाम रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा और दिग्गज इस इवेंट में शामिल होना चाहते हैं, जिससे प्रेसिडेंट अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और पूछते हैं कि उनमें कितने कुशल योद्धा हैं। चूंकि पंजीकरण गुमनाम है, इसलिए यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सामने आएगा। वहां से दूर शाम के आसमान के नीचे एक खौफनाक किला उभरता है जो दुश्मन की सेना से घिरा हुआ है। ऊपर से लड़का खामोशी से देख रहा है। ट्रिपल एक्स गिल्ड का लीडर जोर से चिल्लाता है, नरसंहार से बचने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण की मांग करता है, जिस पर दीवार के ऊपर से एक उपहास भरी मुस्कान आती है। धमकी का मजाक उड़ाते हुए वह दीवार पर एक बैंगनी आभा फैलाता है और मुकाबला बराबर करने के लिए भूतों की एक बटालियन को बुलाता है। दुश्मन सेना उसके द्वारा बुलाए गए नरक के सैनिकों की भारी संख्या को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन लीडर उन्हें शांत रखता है और उन्हें उनके साथ लाए गए पवित्र हथियारों के जखीरे की याद दिलाता है। लेकिन वह बच्चा बस तिरस्कार के साथ मुस्कुराता है और अपनी उंगलियां चटकाता है। तुरंत वह बैंगनी राक्षसों का झुंड दीवारों से नीचे गिरता है, एक हिमस्खलन की तरह चार्ज करता है, जबकि गिल्ड एक विशाल देवदूत को बुलाकर जवाबी कार्रवाई करता है। दिव्य प्राणी उड़ान भरता है, रोशनी के विस्फोटों के साथ सायों को मिटा देता है, जिससे विशिष्ट निशानेबाजों एलीट आर्चर्स के लिए उसकी टुकड़ियों को मार गिराने का रास्ता खुल जाता है। इस अराजकता के बीच चमकदार आंखों वाला एक कौआ देखता रहता है जब तक कि वह अपने पंख फड़फड़ाता नहीं और झुंड के साथ रात में गायब नहीं हो जाता। युद्ध का मैदान खिलाड़ियों के कब्रिस्तान में बदल जाता है और डेथ नोटिफिकेशन दिखाई देने लगते हैं क्योंकि शरीर डिजिटल धूल में बदल रहे हैं। एक्सटेक्स का लीडर फर्श पर गिर जाता है, रोते और कांपते हुए उसे एहसास होता है कि अब कोई बचाव नहीं है। मामले को और खराब करने के लिए एक लेफ्टिनेंट उस डरपोक को दुखद मुस्कान के साथ घूरता है और दुश्मन को एक जोरदार प्रहार के साथ खत्म कर देता है। अकाडो बस मुस्कुराता है, अपने नए नेक्रोमेंसर भेष में कणों की बारिश और किए गए नुकसान को देख रहा है। वहां से दूर एक नकाबपोश आकृति एक अंधेरे जंगल से अकेले गुजर रही है, इस बात से अनजान कि उन पर नोक्स फुजियो की नजर है, जो दुनिया का सबसे घातक हत्यारा गिल्ड है। बिना किसी चेतावनी के हत्यारे सायों से बाहर छलांग लगाते हैं, अकेले लक्ष्य को मिटाने के लिए पूरी ताकत से हमला करते हैं। लेकिन नकाबपोश आकृति के पसीने तक नहीं छूटते। वह बस तलवार की मूठ खींचता है और एक मिलीसेकंड में लेजर जैसे कटों का जाल हवा में ही उस टुकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। नकाब हट जाता है, जिससे नल्फ एक एल्फ योद्धा सामने आता है। वह सिलिड स्विफ्ट को म्यान में वापस रखता है, जो प्रकाश की गति से काटने वाला पौराणिक हथियार है और विशाल चंद्रमा की रोशनी के नीचे शांति से चलना जारी रखता है। पंखों की फड़फड़ाहट आसमान में पंख बिखेर देती है। एक पंखों वाला धनुर्धर स्वर्ग से नीचे उतरता है, युद्ध के लिए तैयार। वह निशानेबाज सेओ जयुक है। प्रेसिडेंट के बेस पर वापस बॉस इवेंट में दिग्गजों की संख्या देखकर दंग रह जाता है। घबराहट में हंसते हुए वह पूछता है कि क्या वे इतने सारे मजबूत योद्धाओं के रहते दावों में हेरफेर कर सकते हैं। कालीन पर घुटनों के बल बैठे ड्रुइड सेओ जान ने उसे शांत रहने को कहा और एक द्वेषपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए उसे भरोसा दिलाया कि किराए के सैनिक भी राक्षस ही हैं। दृश्य एक विशाल योद्धा की ओर मुड़ता है जो कैंपफायर के पास एक विशाल हड्डी चबा रहा है, जबकि चापलूस समझाता है कि उसकी हार का इतिहास सिर्फ एक दिखावा है। वास्तव में इस समूह की ताकत अवास्तविक है, जो तब स्पष्ट हो जाता है जब हम उस महिला को एक पौराणिक लाल ड्रैगन का नरसंहार करते हुए देखते हैं।
चापलूस खुलासा करता है कि ये भाड़े के सैनिक अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले कुख्यात अपराधी हैं। दृश्य भूमिगत अखाड़े की ओर मुड़ता है, जो एक झुलसते रेगिस्तान में बना एक विशाल कोलोसियम है। आकाशा की प्रतिस्पर्धा करने के लिए आए खिलाड़ियों की भारी संख्या को देखकर अवाक रह जाती है। हयातो को बेचैनी से चारों ओर देखते हुए देखकर नन्ही रूह पूछती है कि क्या हुआ है, और वह ठीक उसके पीछे खड़े एक होलोग्राम मास्क पहने एल्फ की ओर मुड़ता है। एक घमंडी मुस्कान के साथ लड़की अपना भेष हटा देती है, जिससे पता चलता है कि वह किम यायुन है। जब हमारा लड़का उसे पहचानता है तो वह घृणा से मुंह बनाता है और चिल्लाकर पूछता है कि वह फिर से उसका पीछा क्यों कर रही है। जबकि गोरी लड़की ऐसे कंधे उचकाती है जैसे वह आना ही नहीं चाहती थी। वह फिर से होलोग्राम मास्क सक्रिय कर लेती है, यह कहते हुए कि बॉस ने उसे एक वीआईपी प्रतियोगी के रूप में अखाड़े में उसका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। वे एक अलग गलियारे में प्रवेश करते हैं। वहां यायुन मेहमान का परिचय चश्मा पहने हुए एक विशाल गार्ड से कराती है, जो उसे तिरस्कार से देखता है, यह कहते हुए कि उन्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसे प्रो को हराया जिसने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया था। हयातो का खून खौल उठता है, यह याद करते हुए कि उसी आदमी को उसने पहले भी धूल चटाई थी, लेकिन वह अपने स्वाभिमान को निगल जाता है और चुपचाप उस बड़े आदमी के पीछे चलता है जब तक कि वे फर्श पर एक चमकते जादुई घेरे के सामने नहीं रुक जाते। गार्ड लड़के को पोर्टल पर कदम रखने के लिए कहता है और हयातो मन ही मन उस अहंकारी को कोसते हुए आज्ञा मानता है, जबकि आकासाकी जोर जोर से हंसने लगती है। टेलीपोर्टेशन मंत्र सक्रिय हो जाता है, जो हमारे लड़के को एक चकाचौंध भरी रोशनी में निगल लेता है और समूह को नकाबपोश आकृतियों से भरे एक शानदार हॉल में पहुंचा देता है। हयातो और गाइड एक झटके के साथ प्रकट होते हैं, एक ऐसी भीड़ का सामना करते हुए जिससे असीम शक्ति का संचार हो रहा है। हॉल के हर कोने में खतरनाक हत्यारे और योद्धा भरे हुए हैं। हयातो चारों ओर देखता है और पूछता है कि यह कौन सी जगह है। चश्मा पहने गार्ड जवाब देता है। गार्ड बताता है कि यह डायरेक्टर मास द्वारा चुने गए खिलाड़ियों के लिए वीआईपी रूम है, जो मुख्य टूर्नामेंट के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। माहौल के दबाव में आकर हमारा लड़का घबरा जाता है। एक विशालकाय योद्धा अपनी बाहें सिकोड़कर उसे घूरता है। तभी गार्ड खुलासा करता है कि डायरेक्टर मास ने इन दिग्गजों को टूर्नामेंट के प्लेमेकर के रूप में काम करने के लिए रखा है। दूसरे शब्दों में, ये पैसे लेकर लड़ने वाले भाड़े के सैनिक हैं जिनका काम मैच के नतीजों में हेरफेर करना है, लेकिन चूंकि वे अनियंत्रित अपराधी हैं, इसलिए संगठन को शक है कि वे स्क्रिप्ट का पालन करेंगे। हयातो की ओर देखते हुए गाइड कहता है कि इसीलिए उसे जोकर तुरुप का इक्का कहा गया। एक उपहास भरी मुस्कान के साथ वह गार्ड शक जताता है कि क्या यह नौसिखिया इसे संभाल पाएगा, जिससे हयातो अपमानित महसूस करता है। नन्ही रूह उस बूढ़े से अपने काम से काम रखने को कहती है और दावा करती है कि उसका पार्टनर अपराजेय है। उस डांट को अनसुना करते हुए, जिसे वह सुन भी नहीं सकता, गार्ड नायक को पीछे से धक्का देता है, जिससे लड़का उस गुस्ताखी पर गुस्से से भर जाता है। गार्ड के धक्के के बाद हयातो लड़खड़ाता है और सोफे पर गिरकर बाहें सिकोड़कर मुंह फुला लेता है। तभी सींगों वाला होस्ट हॉल में प्रवेश करता है और मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करता है। वह सीधे मुद्दे पर आता है और समझाता है कि टूर्नामेंट में 16 प्रतिभागी होंगे। उन 12 स्थानों पर पहले से ही वहां मौजूद विशिष्ट योद्धाओं का कब्जा है और बाकी 4 का फैसला नॉकआउट चरण शुरू होने से पहले प्रारंभिक दौर प्रीलिमिनरीज में किया जाएगा। कालीन पर चलते हुए आयोजक उन्हें याद दिलाता है कि इस इवेंट का पैसा मैचों की फिक्सिंग से आता है, जिसे सुनकर एक भाड़े का सैनिक दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रबंधन की स्क्रिप्ट के अनुसार सभी को अपनी हार का नाटक करना होगा। सींगों वाला होस्ट हाथ फैलाकर मुस्कुराते हुए सभी से अपना मुखौटा हटाने और अपना परिचय देने के लिए कहता है। हयातो यह सुनकर चौंक जाता है।
कि उन्हें अपने चेहरे दिखाने होंगे। पसीने से तरबतर होकर वह शिकायत करता है कि वह ऐसी संदिग्ध जगह पर पहचाना नहीं जाना चाहता, जिससे एल्फ ऊबकर आह भरती है। हयातो तब और घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि अपनी पहचान उजागर करना इस टूर्नामेंट का मानक है। वह सवाल करता है कि एक अवैध इवेंट में इसका क्या तुक है। शांत रहते हुए यायुन कहती है कि धंधा जितना गैरकानूनी होता है, भागीदारों के बीच विश्वास उतना ही अधिक होता है, और पूर्व प्रो खिलाड़ियों को जानने से दर्शकों के लिए विश्वसनीय मैच पेश करना आसान हो जाता है। हयातो तब चिढ़ जाता है जब गोरी लड़की उस पर हंसती है कि वह वहां इकलौता शौकिया खिलाड़ी है। एक डिजिटल चमक के साथ मुखौटे एक एक करके हटने लगते हैं, जिससे दिग्गजों के अनुभवी चेहरे सामने आते हैं। नायक की आंखें उन्हें पहचानकर फटी की फटी रह जाती हैं। वह उस शांत दिखने वाले सुनहरे बालों वाले शख्स को यूरोपीय लीग के पहले चैंपियन के रूप में पहचानता है। उसके ठीक बगल में भारी कवच पहने लाल बालों वाला योद्धा सम्मान की मांग करता है, जिसके बाद ट्रेंच कोट पहने एक आदमी आता है जो कभी प्रो के रूप में डेब्यू न करने के बावजूद खेल का एक जीवित किंवदंती है। हमारा लड़का तब निशब्द रह जाता है जब वह खुद को पूर्व ई-स्पोर्ट्स दिग्गजों से घिरा हुआ पाता है, लेकिन जल्द ही वह संदेह से भौहें सिकोड़ लेता है। बाकी भीड़ को देखते हुए उसकी जिज्ञासा उन अजीब नए लोगों के प्रति बढ़ जाती है, जैसे कि विशाल अमेज़न और हुड पहने छोटा लड़का। जब वीआईपी रूम में चर्चा गर्म होती है तो मुख्य अखाड़ा गूंज उठता है, क्योंकि भीड़ प्रारंभिक मैचों को देखकर पागल हो रही है। अखाड़े में एक नकाबपोश लुटेरा रोग एक धनुर्धर पर झपटता है और आखिरी सेकंड में पीछे हटकर वार बचा लेता है। दोनों तेज गति से वारों का आदान प्रदान करते हैं जब तक कि वह यह नहीं देख लेता कि धनुर्धर केवल वार बचा रहा है और अपना स्टैमिना खत्म कर रहा है। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वह स्वीकार करता है कि कम दूरी के हथियारों के साथ धनुर्धरों का सामना करना एक बुरा सपना है, लेकिन दबाव बनाए रखता है। वह उनकी एक घातक कमजोरी जानता है। घातक होने के बावजूद उनका एक सेकंड का रीलोड समय ही उनके पतन का कारण है। एक जादूगर के मंत्र फूंकने के समय से भी तेज तरकश से तीर निकालना जवाबी हमले के लिए एकदम सही मौका देता है। लुटेरा समझाता है कि तीर निकालने और चलाने के लिए आवश्यक वह एक सेकंड ही इस क्लास की सबसे बड़ी कमी है, और धनुर्धर को पूरी तरह से बेकार करने के लिए आपको बस करीब रहकर दबाव बनाए रखना है। हमलों की बौछार को देखते हुए निशानेबाज केवल वार बचाता है और दुश्मन का स्टेमिना खत्म होने का इंतजार करता है। अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीति को समझते हुए नकाबपोश खंजर चलाने वाला मुस्कुराता है और खुलासा करता है कि उसके पास हर्मीस का आशीर्वाद है। रैंक के जूते आगे बढ़ने की स्टैमिना लागत को शून्य कर देते हैं। एल्फ को एहसास होता है कि अगर लड़ाई इसी रफ्तार से चलती रही तो उसका स्टैमिना पहले खत्म हो जाएगा। टूर्नामेंट के प्रारंभिक दौर में ही इसका सहारा लेने की मजबूरी पर वह चिढ़ जाता है। कोई और विकल्प न होने पर वह एक चमकदार कौशल तैयार करता है, जिससे लुटेरा हथियार की चमक देखकर दंग रह जाता है। रोशनी का तीर हवा को चीरता हुआ निकलता है, जिससे लुटेरे को बचने के लिए जमीन पर गिरना पड़ता है। निशानेबाज अपनी निगाहें उस पर जमा लेता है, उसे कोई मौका नहीं देता। वह अगला शॉट तैयार करता है, जिससे नकाबपोश योद्धा को उस बीम से बचने के लिए हवा में कलाबाजी करनी पड़ती है। बिना एक भी पल गवाए एल्फ अपने तरकश से एक साथ 3 तीर निकालता है, जबकि योद्धा जमीन पर उतरकर दूरी कम करने के लिए आगे की ओर छलांग लगाता है। लुटेरा इस भरोसे के साथ आगे बढ़ता है कि कूलडाउन को कम करने से उसकी जीत पक्की हो जाएगी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बस धनुष की डोरी छोड़ देता है और तीर चला देता है। बिल्कुल आखिरी सेकंड में वह आदमी वार बचा लेता है, लेकिन उसे सांस लेने का मौका दिए बिना ही धनुर्धर एक और तीर चला देता है। नया तीर देखकर लुटेरा सुन्न पड़ जाता है। वह अगले वार पर मुश्किल से प्रतिक्रिया दे पाता है और उसे एहसास होता है कि दुश्मन का कूलडाउन
आधा सेकंड कम हो गया है। उसके मुंह से खून निकलता है क्योंकि एक और तीर उसके पेट को चीर देता है, जो 0.2 सेकंड की अविश्वसनीय फायरिंग दर की पुष्टि करता है। बर्फ की तरह ठंडा, शेनहेन बिजली से लिपटा एक तीर निकालता है और उसे सीधे उसके माथे के बीच में मारकर जीत पक्की कर लेता है। भीड़ पागल हो जाती है। स्टैंड्स के बीच में एक चतुर मुस्कान दिखाई देती है, जो एलेन के 13वें राजा यूलिसिस हैं, जो सब कुछ करीब से देख रहे हैं। वे गौर करते हैं कि प्रो प्लेयर एक साथ 3 तीर निकाल रहा है, बेकार के मूवमेंट को खत्म कर रहा है और कूलडाउन को चरम तक कम कर रहा है। उसके बगल में बैठा नौकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है और पूछता है कि महाराज एक भूमिगत टूर्नामेंट में क्यों आए हैं। राजा हंसते हुए कहते हैं कि वे अपने ही इलाके में होने वाली गुप्त लड़ाइयों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। नौकर जोर देता है कि क्यों न एक आधिकारिक टूर्नामेंट आयोजित किया जाए। राजा सहमत होते हैं कि यह एक अच्छा विचार होगा, लेकिन शरारत से मुस्कुराते हुए याद दिलाते हैं कि कुछ खिलाड़ी केवल अंडरवर्ल्ड में ही दिखाई देते हैं। नौकर पूरी तरह से उलझन में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां से दूर प्रतीक्षालय वेटिंग रूम में ब्लेड अपनी बाहें सिकोड़े खड़ा है और अपनी पैनी नजरों से हॉल का जायजा ले रहा है। उसके पास ही लड़का सोफे में दुबक जाता है। इतने सारे प्रो खिलाड़ियों के बीच वह डरा हुआ है और पसीने से तरबतर है। सींगों वाला आयोजक हॉल के सामने आता है और घोषणा करता है कि मुख्य ब्रैकेट का ड्रा अब शुरू हो रहा है। वह सभी को एनोनिमस मोड गुमनाम मोड सक्रिय करने के लिए कहता है और नीली रोशनी योद्धाओं के शरीरों पर छा जाती है, उनकी पहचान छिपाने के लिए उन्हें गेम स्किन्स में बदल देती है। हयातो प्रतियोगियों को अचानक गायब होते देख चौंक जाता है, लेकिन उसके बगल में बैठी एल्फ अपनी आंखें घुमाती है और उसे नौसिखिए जैसा व्यवहार बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वह अपनी फजीहत करा रहा है। वह मेज के ऊपर रखे कार्ड की ओर इशारा करती है और समझाती है कि यह सीधे मुख्य अखाड़े तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल है। जैसे ही वह कार्ड उठाता है, ब्लेड उसकी ओर एक पैनी नजर गड़ाता है, जिससे नन्ही रूह आकासाकी अपनी जगह पर ठिठक जाती है। माहौल तब तक भारी बना रहता है जब तक कि समन करने वाला जादू पूरे हॉल में चमकने नहीं लगता। लड़की घबराकर सोचती है कि वह चांदी के बालों वाला आदमी उसे ही देख रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिलता और एक फ्लैश उन दोनों को पूरी तरह निगल जाता है। वह चांदी के बालों वाला आदमी गुलाबी कवच पहने एक विशाल आदमी द्वारा टोके जाने पर अपने ख्यालों से बाहर आता है और तुरंत बात टालते हुए कहता है कि वह बस एक पल के लिए सोच में डूब गया था। जैसे ही वह गुमनाम मोड सक्रिय करता है, ब्लेड का चेहरा रोशनी से ढक जाता है। एक खौफनाक मुस्कान बिखेरते हुए वह कबूल करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात खेल की निर्माता से वहां इस तरह होगी।